नमस्कार साथियों। जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आंसर राइटिंग को लेकर बातें करेंगे। चाहे आप 71st बीपीएससी मेंस दे रहे हों या आगे आने वाली एग्जाम आप 72 दीजिए, आंसर राइटिंग का काफी इंपॉर्टेंस है बीपीएससी के लिए। जब तक आपकी पकड़ आंसर राइटिंग के ऊपर नहीं हो जाती है, तब तक बीपीएससी में आप सफल नहीं हो सकते हो। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए ना, तो जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट पीटी रखता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मेंस रखना चाहिए। और ऐसा है ना कि मेंस एक दिन में आपका बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है? जो 71 दे रहे हैं, आप मानो जिनका पीटी निकल गया, तो उनके सामने भी चुनौती होगी कि 3-4 महीने बचे हैं, 3-4 महीने में हम अपना बेस्ट देकर मेंस निकाला जाए। जो 72 दे रहे हैं, उनके लिए भी चुनौती रहती है कि 1 साल के दौरान संपूर्ण तैयारी अच्छे से कर ली जाए कि फिर हमें आगे बीपीएससी नहीं देना पड़े, एक अच्छे रैंक के साथ हम पास कर सकें। पहले तो लोग यही सोचते हैं कि पीडीएफ में ही नाम आ जाए, लेकिन अंदर से तो इच्छा सबकी रहती है कि जो उसमें हायर पोस्ट है, जो सबसे बेहतर पोस्ट है, वो पोस्ट पाया जाए। तो आंसर राइटिंग को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यदि आप आंसर राइटिंग को स्किप करोगे तो फिर बीपीएससी में सफल नहीं हो सकते, सफलता नहीं मिल सकती है। तो आप सोचोगे कि हम आंसर राइटिंग ठीक है, एग्जाम आएगा, 2-3 महीने मिलेंगे, उस दौरान कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मेंस के ऊपर पकड़ रहनी चाहिए। यदि मेंस आप सही तरीके से करते हो तो बहुत सारे फैक्ट्स भी आपके कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो आंसर राइटिंग वाली बैच है, पटना में ऑफलाइन भी प्रारंभ हो गई है। बेसिक चीजें आपको खुद पढ़ना है, हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है, आके आप पर्सनली पूछ सकते हो। आपके मेंटर बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, है ना? बहुत सारे लोग सिलेक्टेड वहां पे आते हैं, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना? आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी। तो ये पटना में भी प्रारंभ कर दी गई है ऑफलाइन वालों के लिए, और जो ऑफलाइन में जाएगा हूबहू ऑनलाइन में भी चलेगी। ऑनलाइन में देखोगे 71st आप दे रहे हो, हमारी राइट टू विन बैच है, जो कि डेली आंसर राइटिंग वहां पे करवाई जाती है। और आंसर राइटिंग आप करते हो तो उससे पहले ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर राइटिंग करवा देते हैं, उससे पहले उसका नोट्स दे देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। फिर जब आप क्वेश्चन लिख के सबमिट करते हो, 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाती है। कॉपी कैसे चेक होती है, बहुत सारे हम सैंपल दिए हुए हैं, पूरा डीपली चेक होता है, एक एक चीजों को पढ़ा जाता है, फिर उस पर डिस्कशन वीडियो भी जाते हैं। मतलब हर तरीके से हम सोचते हैं कि कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए, ठीक है? फिर उसके मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो सारा कुछ प्रोवाइड जब हम कर रहे हैं तो आपको अपना 100% देना है, और ऑफिसर बनना है तो 100% देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। चलिए इसी पे एक लाइन हम बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ही माध्यम से अखंड भारत का सपना देख रहे थे, है ना? और चंद्रगुप्त, होता है ना कि जब लड़ाई लंबी हो तो कभी कभी मन उब जाता है, मन करता है कि बीच में छोड़ दें, रहने दो, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसी में चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं, क्या अखंड भारत का सपना देखने के लिए क्या मुझे इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और इतना सैक्रिफाइस ना करूं तो फिर चाणक्य रिप्लाई देते हैं कि यदि इतना सैक्रिफाइस नहीं करना पड़े तो हर कोई अखंड भारत का सपना देख के राजा बन सकता है। समझ रहे हैं? तो यदि आप बीपीएससी, किसी बीपीएससी से लिंक है, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे,
तो पता चलेगा कि हर घर से ऑफिसर बन गए, ठीक है ना। तो जो सैक्रिफाइस करेगा, जो तपेगा, वही उस मुकाम को हासिल कर सकेगा, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जो पीटी निकाल लिए हैं 3-4 महीने जी जान झोंक दीजिए, है ना। और जो 72वीं दे रहे हैं वो 1 साल अच्छे से तैयारी कर लें, नहीं तो सांप सीढ़ी का खेल कब तक चलता रहेगा, ऊपर गए फिर कट के जीरो। एक खेल से बाहर निकलिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करिए, और आंसर राइटिंग के ऊपर किस तरीके से फोकस करना है वो सारी चीजें हम बताएंगे। आई थिंक आवाज यदि नहीं जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी जो बैचेज पटना में चलेगी ऑफलाइन के माध्यम से 7 तारीख से प्रारंभ हो रही है। ये बैचेज 7 तारीख से प्रारंभ हो रही है, और ऑनलाइन भी 8 तारीख से प्रारंभ हो रही है, मंडे, ठीक है। और ऑनलाइन भी 8 तारीख से ये बैचेज प्रारंभ होगी। जिस तरीके से ऑफलाइन में बैचेज चलेगी हूबहू आपको ऑनलाइन में भी वही बैचेज मिलेगा। ऑनलाइन जो बैचेज चलेगा वो लेखनी 4.0 के नाम से है, और 71वीं यदि आप दे रहे हो मेंस तो राइट टू विन के नाम से आपको ये बैचेज हमारे प्ले स्टोर पे जो जीएस हब ऐप है उसके अंदर ये मिल जाएंगे, या नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हो, लेकिन निरंतर एक आंसर राइटिंग आप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब यहाँ जीरो से आंसर राइटिंग देखिए, जीरो से आंसर राइटिंग तभी सीख सकिएगा जब आपके अंदर डेडिकेशन और डिसिप्लिन है तो, ठीक है। अब यहाँ बताया गया बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग शुरुआत कैसे करें, ठीक है ना। शुरुआत कैसे करें। अब सबसे पहले तो प्रश्न को ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। और कहोगे सर डायरेक्ट हम प्रश्न कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। उससे पहले हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिए आपको कहेंगे कि नहीं नहीं आप लिख के दिखाओ। आप क्या लिखोगे बताओ, है ना। जब आपके अंदर कंटेंट रहेगा तभी तो आप लिख सकते हो। तो पहले कंटेंट देंगे, और उससे भी रिलेटेड दिक्कत होगी उसके हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। उसके माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये शब्द जो है आप कीवर्ड, प्रश्न को तो ध्यान से पढ़ना है कीवर्ड। इसके लिए देखिए एक वीडियो मेम के द्वारा भी बनाया गया और मेरे द्वारा भी बताया गया, ठीक है ना। तो ये हम अवेलेबल करा देंगे, इसका लिंक भी हम दे देंगे, ठीक है। कि डिस्कस कर रहा है तो क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, एनालाइज कर रहा है तो किस तरीके से करना है, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है तो क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है। यदि लास्ट वर्ड आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो तो आप एक अच्छे उत्तर लिख पाओगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ, लिख जा रहे हो कुछ, बस ऊपर का वर्ड पढ़े, यदि सब कुछ डैट करो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि गांधी नहीं होते तो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं होते तो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। हो सकता था स्वतंत्रता का माध्यम, है ना, कि और हिंसक भी हो सकता था इजीली भी मिल जाए। इस तरीके आप गांधी को देखें, पूरा गांधी की जीवनी को आप उतार दिए नोट्स में। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और हमें किस तरीके से लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। यहां तक आई हो, समझ में आ रही होगी बातें। नहीं भी आ रही होगी तो समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसके जो बोले हैं इस सब के वीडियो अवेलेबल हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि यदि ये लास्ट वर्ड रहे तो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन का डायरेक्शन तय होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन से लेकर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आप भी सोचिए, ठीक है। आपको भी सोचने का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सोचिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन पूछा है
भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करें तथा इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें। तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का ओवरव्यू दे देना है। क्या है प्रभाव, मतलब इफेक्ट्स पे इसके चर्चा करने बोल रहा है तथा इसके समाधान मतलब सरकार द्वारा उठाए गए कदम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बोल रहा है। तो क्वेश्चन सीधा सा पहले पढ़िए, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करें तथा इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें। विश्लेषण करने बोल रहा है, ठीक है। अब विश्लेषण करने का मतलब है अपने मन से विश्लेषण नहीं करना है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा आप ओवरव्यू देते हैं कि ह्यूमन फैक्टर की वजह से जो देखा जाता है, यही देते हैं ह्यूमन फैक्टर की वजह से जो देखा जाता है, अक्सर वही तो होता है क्लाइमेट चेंज। आप इसका जिक्र कर सकते हो क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब कहोगे सर डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहले इसके नोट्स देंगे, पहले इसके हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे, फिर आपको लिखने देंगे। तो क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाना है, ठीक है। अब जब ओवरव्यू थोड़ा सा दिखा दिए, आप पहले सोचिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पहला क्या डाल सकते हैं, पहला बताइए, आप भी सोचिए। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। दूसरा बताइए, पहला ग्लोबल वार्मिंग डाल सकते हैं, दूसरा बताइए क्या डाल सकते हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस का जिक्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते पॉल्यूशन में। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस, ये सब का जिक्र कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं, 2 पॉइंट तो हम बताया है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, ये सब का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा बताइए सी लेवल राइज, सी लेवल, इसका भी जिक्र कर सकते हैं फैक्ट्स में। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करें। आगे पॉइंट बताएं, सी लेवल का बात है ना, सी लेवल में फ्लड, साइक्लोन, ये सब का जिक्र आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट आप लोग बताइए, मानसून चेंज, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात बता सकते हैं, एग्रीकल्चर का जिक्र कर सकते हैं, है ना। क्रॉप पैटर्न्स का बात कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट बताइए आप लोग, पांचवा पॉइंट बताइए, हेल्थ से जोड़ सकते हैं, हेल्थ इंपैक्ट, हेल्थ इंपैक्ट, है ना। हीट स्ट्रोक, ये सब को लिंक करके आप लिख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र कर सकते हैं, पॉल्यूशन का जिक्र कर सकते हैं, इसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को दिखा सकते हैं, हेल्थ इंपैक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। सी लेवल राइज हो रहा है उसका जिक्र कर सकते हैं, उसमें साइक्लोन को दर्शा सकते हैं, फ्लड को दिखा सकते हैं। ये सब पॉइंट कैसे आएंगे, जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे, चीजें बिल्डअप होगी, तो आप रिलेट कर पाओगे, चीजों को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉपिक कीवर्ड दिया हुआ, इफेक्ट्स पर लिखना अनिवार्य है। गवर्नमेंट
इनिशिएटिव को शामिल करना है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे आप आइए, इंटरनेशनल लेवल पे आइए। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को आप दिखा सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि टेम्परेचर जितना है 2 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, यानी अभी 28 डिग्री है तो 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया, पेरिस समझौता में यही तो बोला गया। इसको आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिया गया इनिशिएटिव? हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, NHM, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का जिक्र कर सकते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आप लोग का दिख नहीं रहा है ना, बस ऐसे तो करते रहोगे, जब कुछ पूछा जाएगा तो चुप हो जाते हो, ठीक है। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी को लिख सकते हो, रिलेट कर सकते हो, डाल सकते हो कि नहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। सोलर प्लांट्स इन बिहार, ये भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी दिखा सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का जिक्र कर सकते हो, इंडस्ट्री को लिंक कर सकते हो। तो ये 4-5-6 पॉइंट्स यदि आपके पास रहे, इसी को रिलेट करके अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो बदल लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यदि क्लाइमेट चेंज पे पूछा जाए तो क्लाइमेट चेंज का नोट्स देंगे, वहां पे आप अच्छे तरीके से पढ़ के फिर क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इफेक्ट्स पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का ओवरव्यू देते हुए उसके थोड़े से इफेक्ट्स दिखा देना है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया उसको दिखा देना। यदि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लिया गया है थोड़ा मर्ज कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। भले इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पूछ रहा है, लेकिन यदि बिहार का लिंक हो रहा है उस आंसर में तो आप उसको डालो, आपके आंसर वहां से और इनहांस होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये चीजें अभी से प्रोसेस में लाओगे तो आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होती चली जाएगी डे बाय डे, यकीन मानो, ठीक है। तो सोचो कि डेली यदि ये क्वेश्चन लिखते हो तो मंथ में 30 क्वेश्चन लिखते हो, आने वाले सालों में इतना मल्टीप्लाई कर लो। हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन नहीं लिखो तो यदि किसी दिन छूट गया अगले दिन 2 लिख लो, यदि किसी दिन और छूट गया तो अगले दिन 3 लिख लो। सब चीज जब मैनेज होगा तो ये चीजें मैनेज क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ था एक एग्जाम्पल देके बताए, इको और जियो यानी आर्थिक भूगोल की बातें कहें। इसे हर एक सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, जैसे GS1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वो करवाया जाएगा, और DI की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। DI भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। GS2 में आते हैं तो इको जियो है, पॉलिटी है, साइंस टेक है, तीनों सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे को भी हम लोग लेके चलेंगे, यकीन मानो 6 मंथ के अंदर हर एक चीज कवर कर लेंगे। मेरे ऊपर भरोसा नहीं, आप खुद के ऊपर भरोसा करें और खुद मेहनत करें, ठीक है ना। सिर्फ मेरे मेहनत करने से आप सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो पटना में ऑफलाइन सेंटर में 8 तारीख से ये बैचेस शुरू हो रही है आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, और ऑनलाइन जो हमारी है लेखनी 72वीं के लिए और 71st के लिए राइट टू विन 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाती है। उसमें हर एक चीज बताया जाता है, मॉडल आंसर मिल जाते हैं, उसके डिटेल वीडियो मिल जाते हैं। बस सब कुछ परोस के दिया जा रहा है, आपको उसको ग्रहण करने की जरूरत है। आप कितना उस चीजों को ले पाते हो, कितना डिसिप्लिन वे में देख पाते हो, कितना डिसिप्लिन वे में आंसर राइटिंग कर पाते हो। इसी सब वजह से आप लोग सफल आगे होंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो जो पटना में है वो ऑफलाइन भी जाके टेस्ट दे सकते हैं, आज नहीं तो यदि नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन
आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये चलेगी, हर चीज यहां बताया गया। एक एक कीवर्ड को हम लोग बताएंगे, पहले कीवर्ड को बताएंगे, फिर क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या हो, हर एक चीज बताएंगे। अब पर्सनली मिलकर हर एक चीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आंसर राइटिंग पे पकड़ नहीं रहेगी तब तक आप अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक बातें दी गई, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे लिखना, ये सब बातें दी गई। इसके पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन में देखोगे तो 3 पार्ट ही होता है ना। इंट्रोडक्शन पहला पार्ट, है ना, इंट्रो। दूसरा है मेन बॉडी ना। तीसरा कंक्लूजन। इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं, यही तीनों चीजों तो लिखना है। तो इंट्रोडक्शन कितना लिखना है किस क्वेश्चन में, मेन बॉडी पार्ट कितना लिखना है, और कंक्लूजन कितना लिखना है, पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, फ्लोचार्ट बनाना है, हर वो चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करें। यदि कुछ भी दिक्कत लगेगा उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी है ना। और 71वीं वालों के लिए अभी सबसे जो ज्यादा दिक्कत आता है एसे को लेकर, एसे की बैचेज भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एसे, डीआई और करंट अफेयर्स, ये तीनों सेक्शन में आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो ये तीनों को लेकर हमारी बैचेज भी स्टार्ट हो गई है, और 72वीं के लिए तो स्टार्ट हुई ही है। और जहां बच्चे का मैक्सिमम दिक्कत आता है आंसर राइटिंग को लेकर, वहीं हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि बहुत होता है ना कि आपको पढ़ा के छोड़ दिए, जाओ पढ़ लिए, आप क्या करना है नहीं करना है हमें कोई मतलब नहीं, इतना देख लो। लेकिन हम आपके साथ हैं, आंसर राइटिंग करवाएंगे, प्रॉपर वे में करवाएंगे, और पहले से भी करवाते आए। लेखनी अभी 4.0 हुए, इससे पहले हमारी लेखनी 3 बैच गई, लगभग 1500-2000 के आसपास स्टूडेंट सिर्फ लेखनी बैच में थे 72वीं में। सारे बच्चे वहां पे लगभग मैक्सिमम बच्चे लिख ही रहे थे, 70-80%, 20% बच्चे तो बस ऐसे जुड़ के नाम का जुड़ जाते हम बैच ले लिए, मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। लेकिन बहुत बच्चे जो सीरियस रहते हैं 70-80% डेली आंसर राइटिंग करके देते हैं, उसकी कॉपी चेक होकर प्रॉपर मिलते भी है, ठीक है। और अभी जो 70वीं का कॉपी दिया गया है, एनिमेटेड कॉपी जो दिया गया है, वो भी हम लोग चेक करवा के दे रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं जो 70वीं दिए थे, लगभग 2000 बच्चे जुड़े थे, 2000 बच्चों ने जो मेंस लिखा है, वो जो अपनी कॉपी भेज रहे हैं, उन सबकी कॉपी हम लोग चेक करवा के दे रहे हैं। और जितने भी बीपीएससी टॉपर हैं उनसे आपकी कॉपी प्रॉपर चेक होकर आ रही है। अभी देखें कि इमरान सर का अभी वीडियो गया कॉपी के ऊपर, उसमें बताए भी ऐसे का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर हम लोग टॉपर से कॉपी चेक करवा रहे हैं, जिनके ऐसे में मैक्सिमम नंबर आए थे उनसे हम लोग कॉपी चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और 8 तारीख के बैच में मिलेंगे। और जो भी समस्या होगा आप लिख कर आइए, पॉइंट वाइज लिख के आइए, एक एक पॉइंट पे बातें करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, वो भी पर्सनली एक एक बच्चे से मिलकर। ये जो बैचेज हमारी चल रही इसमें ज्यादा बच्चे को नहीं लिया गया है, ये बैचेज तो शायद इतना वाली बैचेज फुल है, मात्र 25 बच्चों का बैच बनाया गया है, उससे ज्यादा लिया भी नहीं जाएगा, सिर्फ 25 बच्चे। तभी तो वो आप सामने सामने पूछ सकते हैं, नहीं तो ज्यादा बच्चा आ जाएंगे, फिर आपके पास कुछ डाउट भी रहेगा तो आप नहीं पूछ सकते हो, आप पर्सनली मिलके भी पूछ सकते हो। तो एक बैच में 25 से ज्यादा स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा किसी भी हाल में, 25 से 26 स्टूडेंट भी नहीं होगा, यदि होगा तो नेक्स्ट बैच में ही होगा, लेकिन एक बैच में 25 से ज्यादा बच्चे को नहीं लिया जाएगा। हमें आपकी सफलता से मतलब, एनी हाउ आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ना होगा, जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो करके आना होगा, नहीं तो क्लास से भी भगा दिया जाएगा, आपके गार्जियन को भी इन्फॉर्म किया जाएगा प्रॉपर। यदि आप सही
तरीके से आप पढ़ नहीं रहे हो और क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। 8 तारीख को हम लोग मिलते हैं पटना के ब्रांच में आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर और विशेष बातें होंगी। थैंक यू।